हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हिंताजन, असंक्रामक व अन्य रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष प्रश्न कुछ बचे हुए हैं, इनको कवर करेंगे। 41 है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब है मस्तिष्क, बी ऑप्शन। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग या ऑर्गन्स मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। और अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 यानी 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। अल्जाइमर रोग दो प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला है। 42 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? वह प्रोटीन है एमेलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वह है बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 43 है, मनुष्य के अंग में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है, यानी रेडिएशन से मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से जो सबसे कम सुप्रभाव अंग है वह आपका मस्तिष्क, याद रखिएगा। और रेडिएशन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है आंख। तो विकिरण के माध्यम से या रेडिएशन के माध्यम से सर्वाधिक हानि आंख को होती है, किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। पराबैंगनिक विकिरणों यानी यूवी रेडिएशन जो है, इसके कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा का रोग हो जाता है। 44 है, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? बताइए, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? सही जवाब है आंख, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के माध्यम से। देखिए, विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी के द्वारा ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क के टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी कहते हैं। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, तो ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट किया जाता है? तो मस्तिष्क की, बी ऑप्शन। इसके बाद 47 है, खुजलाने से खाज मिटती है क्यों मिटती है? खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। इससे खुजलाने से क्या होता है? खाज मिटता है। प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ता है, तो बढ़ाने का जो निर्देश दिया जाता है खुजलाने से, जो सेल्स होते हैं इनके माध्यम से, तो खाज मिटता है। थोड़ा मतलब कि रिलैक्स महसूस होता है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं जो होती है स्टिमुलेट हो जाती है, उद्दीप्त होती है, जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। 48 है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको कहते हैं? तो देखिए, एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को, यानी एनोस्मिया या अघ्राणता या गंध अग्राह्यता में मनुष्य के सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। यानी जो एनोस्मिया होता है वो सूंघने की जो संवेदना होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद है 49, इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो देखिए, आपको मालूम है जो गलघोंटा या ग्वाइटर रोग है किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है। एनीमिया आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। स्कर्वी रोग किसके विटामिन के कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। एनीमिया लौह की
मतलब कि अल्पता से होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है डी ऑप्शन है, ठहरा जस्ते की कमी से होता है, एनीमिया लौह की मतलब कि एनीमिया रोग लौह के कमी से होता है, और गल घोटा या ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। इसका सही जवाब है मरकरी यानी पारा। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह जापान की मिनी माता के खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुई थी, इसीलिए इसे मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई है। इस रोग के कारण शरीर के अंग, होंठ तथा जीभ काम करना जो होते हैं वो बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। इसके बाद है 51, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब है मरकरी यानी पारद विषाक्तता। ठीक है, याद रखिएगा। 52 है, जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। तो बताइए मछलियां किनके द्वारा संक्रमित हो गई थी? तो पारा के द्वारा यानी मरकरी। मिनी माता व्याधि सर्वप्रथम जापान के मिनीमाटा शहर में ज्ञात हुई थी। यह व्याधि औद्योगिक संदूषित जल में मेथाइल मरकरी की निकासी से मिनीमाटा खाड़ी और सिरानुई सागर में मछलियों के प्रदूषित होने से हुई थी। 53 है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थमा, डी ऑप्शन। एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशील है या संवेदनशीलता है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। औषधि, परागकण, धूलकण, रासायनिक पदार्थ इत्यादि एलर्जी का कारण बनते हैं, जिन्हें एलर्जन कहते हैं। इनके कारण शरीर में अस्थमा यानी दमा, ज्वर, सिरदर्द, सर्दी इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसके बाद है 54, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है कौन सा प्रदूषण? तो फ्लोराइड। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए जल में फ्लोराइड प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम या गेनुवेल्गम के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कि हड्डियों की कमजोरी, फ्रैक्चर और अस्थायी विरूपण का कारण बनता है। रिकेटस और ऑस्टियोकॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया के कारण यह सिंड्रोम हो जाता है, याद रखिएगा। और 55 नंबर है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसके रोग हो सकता है। तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? अगर एक व्यक्ति है केवल दूध, अंडा और रोटी का उपभोग करता है तो उसको रोग जो हो सकता है वो होता है स्कर्वी, क्योंकि उसमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी और विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सिर्फ दूध, अंडा, रोटी का सेवन अगर किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घाव के न भरने का होता है और इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव में हड्डी और दांतों की वृद्धि रुक जाती है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, क्योंकि विटामिन सी आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होने वाला एक रोग है। यह विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस रोग में शरीर में खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं, फिर दांत गिरने लगते हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। 57 नंबर है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने लुकोएस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? बताइए। डीआरडीओ ने लुकोएस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? तो लिकोडर्मा के उपचार में इसका जो है इस्तेमाल किसका? लुकोएस्किन नामक औषधि का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसमें 2 पॉइंट है, पहले देख लेते हैं।
लुकोस्किन लुकोडर्मा के इलाज के लिए विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग जो है एक त्वचा रोग है। 58 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। तो देखिए इसमें आपको मालूम ही है मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस और ल्यूकेमिया। बताइए इसका जो संबंध है किससे है। देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन को देख लीजिएगा। और मलेरिया जो है इससे इसका जो संबंध है रक्त कोशिकाओं से है, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि से, और इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का संबंध मस्तिष्क से है, और ल्यूकेमिया यानी श्वेत रक्तता का जो संबंध है जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से है। ठीक है, और ल्यूकेमिया कैसे होता है तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 59 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ व्याधि, दूसरा उसका कारण दिया गया है। तो अब बताइए मैरेस्मस, क्वासियोरकर, टीबी और हेपेटाइटिस बी बताना है किस कारण होता है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दीर्घकालीन यानी लंबा समय तक उपवास अथवा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति के लिए शरीर में वसाओं और प्रोटीन की विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वसा, ऊतकों और पेशियों का क्षय होने लगता है। ठीक है, इसके शिकार व्यक्ति जो होते हैं दुबले और कमजोर हो जाते हैं, आंखें भीतर धंस जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। इस रोग को मैरेस्मस रोग कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है और पीड़ित बच्चों की वृद्धि जो है इससे रुक जाती है। जो इस रोग से पीड़ित होते हैं, जो बच्चे पीड़ित होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर कमजोर हो जाता है, पैर तथा पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त और कुंठित रहने लगता है। इन्हीं सब लक्षणों को सम्मिलित रूप से क्वासियोरकर का रोग कहते हैं। क्वासियोरकर रोग में पीड़ित जो होता है व्यक्ति जो पीड़ित हो जाते हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है परंतु उसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है पर्याप्त नहीं होती। जबकि मैरेस्मस उपवास के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक रोग है। हेपेटाइटिस याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा यानी HBV के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा रोग है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता यानी अल्पता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग है मैरास्मस। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 61 में आपको बताना है कि कौन सा सुमेल है। इसमें आपको सुमेलित बताना है। तो देखिए इसमें जो सुमेलित है वह है आपका पीलिया का संबंध यकृत से है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद का संबंध किससे है? आंख से है। पीलिया का यकृत से है। टाइफाइड का आंत से है और निमोनिया का फेफड़े से है। 62 है अबिंदुकता एक बीमारी है। किसकी? अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अबिंदुकता आंखों से जुड़ी एक बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृष्टता में यानी देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वह ऊपर नीचे और दाएं बाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 63 है मायोपिया किस अंक का दोष है? मायोपिया किस अंक का दोष है? इसका सही जवाब है नेत्र का, सी ऑप्शन। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष जो है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। जिन लोगों को 1.2 मीटर के दूरी के बाद चीजें धुंधली दिखाई देने लगे उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। ध्यान रखिएगा। 64 है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके माध्यम से?
निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अवतल लेंस प्रयोग करने से निकट दृष्टि दोष का जो होता है निवारण हो सकता है, यानी हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया तथा या लेंस कह सकते हैं, कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है और पास की वस्तुएं तो साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इससे वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे न बनकर क्या होता है, कुछ आगे बन जाता है। तो याद रखिएगा जो निकट दृष्टि दोष है इसको अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। 65 है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। जो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति है वह देख सकता है नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से। याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तुएं साफ दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। इसके बाद है 66, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है कहां की वस्तुओं को देखने में, तो पास की स्पष्ट वस्तुओं को देखने में, बी ऑप्शन। देखिए, दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष को जो है इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु जो है स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इससे सिर्फ दूर की वस्तुओं को ही जो वह है जो इस रोग से पीड़ित है या दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया से वो दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, क्योंकि पास के वस्तुओं से जो है आई प्रकाश किरणें जो होती हैं अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर पड़ जाती है, अर्थात फोकस बिंदु जो होता है दृष्टि पटल के पीछे हो जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाना चाहिए। 63 है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, इसका सही जवाब होगा रेटिना के पीछे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है और इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती है। 68 है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं, तो दृष्टि पटल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पित्त बिंदु आंख के दृष्टि पटल के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु है। यही दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होता है। अंध बिंदु वह स्थान है जहां दृष्टि तंत्रिका रेटिना को अच्छी बीम यानी ऑप्टिक डिस्क पर बेधती है। इस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 है, रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की यानी सी ऑप्शन। देखिए, रेटिना जो है अग्र मस्तिष्क पश्च की एक अपवृद्धि के रूप में विकसित होता है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में जो है परिवर्तित होती है, तो इसका सही जवाब है रेटिना, अक्षपटल, सी ऑप्शन। देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे अक्षपटल यानी रेटिना पर स्नायु उद्योगों के रूप में जो है रूपांतरित होती है और वस्तु की उल्टी प्रतिपूर्ति नेत्र यानी इमेज नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। ध्यान रखिएगा, इसमें वस्तु की उल्टी इमेज होता है नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती है तथा
दृक तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिससे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। 71 है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद, डी ऑप्शन। मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। दृष्टि वैषम्य रोग में कॉर्निया या आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता तथा ल्यूकोमा बीमारी में आंख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा। 72 है, मोतियाबिंद के द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल। तो मोतियाबिंद के द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कोई भी जो दिया गया है, परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, कोई भी प्रभावित नहीं होता है, यानी सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंख के पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसके निदान के लिए अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। 73 में सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। पायरेथ्रिन का संबंध किससे है? पायरेथ्रिन का उपयोग मॉस्क्यूटो नियंत्रण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? तो हृदय की तकलीफ के लिए। ईथर का प्रयोग स्थानीय संज्ञाहरण के लिए, और एट्रोपिन का संबंध जो है तारा विस्फारण से है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। एट्रोपिन एक ट्रोपिन एल्कलॉइड है जिसे एट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र R=OR है और इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन, तैलीय और भारी तथा विस्फोटक युक्त है, जिसे नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग हृदय के तकलीफ जैसे एंजाइना तथा हार्ट अटैक के तकलीफ इत्यादि में किया जाता है। जबकि पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण यानी मॉस्क्यूटो नियंत्रण में करते हैं और इसे क्राइसेंथीमम सिनेरिफोलियम नामक पौधे से या पादप से जो है प्राप्त किया करते हैं या किया जाता है। 74 है, मानव आंखों की पुतली जिसे एल्कलॉइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन, सी ऑप्शन। मानव आंखों की पुतली एट्रापिन एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। 75 है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? तो निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। तो स्लीप एपनिया से जो ग्रसित हैं, इसमें निद्रा में क्या होता है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनकी श्वसन जो प्रोसेस है वो बाधित होती रहती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। 76 है, बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है डाउटफुल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के जोड़ों में उनके सिरों पर चिकने और लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती है। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। इस रोग को संधिवात या ऑर्थोराइटिस कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन यानी टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की यानी गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है और जिसे ज्वाइंट रिफ्रेशिंग या बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य तकनीक के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से आपको मालूम है एनीमिया नामक बीमारी होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। मानव शरीर को लोहे के प्रतिदिन जो आवश्यकता है, यानी मानव शरीर को आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता 12 से 20 मिलीग्राम होती है। इसका स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज और हरी सब्जियां हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। 78 है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता या एनीमिया जिसे कहते हैं। 79 है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो यकृत का शूषण रोग जिसे कहते हैं, यकृत का शूषण रोग जो होता है मदिरा के अत्यधिक सेवन से होता है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर रिसोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ओरल सबम्यूकस, याद रखिएगा, ओरल सबम्यूकस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है क्या है? तो तंबाकू युक्त गुटखा, सी ऑप्शन। देखिए, यह मुंह में सूजन यानी जो यह रोग है, यह मुंह में सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार है। यह बीमारी मुंह के अंदर जो है मतलब मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग और छालो लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाता है। मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी एशियाई और भारतीय क्षेत्रों में तंबाकू युक्त गुटखा चबाने से जुड़ा है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, ठीक है, याद रखिएगा। पीलिया एक घातक रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है, अतः पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है और इसमें जो होता है त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं। उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 82, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। तो सही जवाब है पीलिया, डी ऑप्शन। देखिए, प्रश्नगत बीमारियों में मम्स, कालरा और तपेदिक संक्रामक रोग है, जबकि पीलिया अपने आप में एक संक्रामक रोग नहीं है। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस में त्वचा और नेत्र पीली पड़ जाती है, मूत्र पीला हरा सा और मल भूरा हो जाता है। 83 है, निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? तो देखिए, प्रश्न जो उत्तर प्रश्न के दिए गए हैं विकल्पों में सभी चारों बीमारियां संक्रामक के श्रेणी में आती है, तो इसका सही जवाब कोई नहीं है, ऑप्शन जो है नहीं है, डाउटफुल है। 84 है, मुर्गियों में रिकेटस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो मुर्गियों में रिकेटस नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण। देखिए, विटामिन डी जो है प्राय सभी प्राणियों के हड्डियों के लिए उपयोगी है, जिसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं बल्कि मनुष्यों में भी होता है। विटामिन डी प्राय दूध, अंडों, सूरज की किरणों से प्राप्त किया जा सकता है। 85 है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब है गुर्दा। ब्राइट्स रोग, ध्यान रखिएगा, ब्राइट्स रोग इसको जो है ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं। तो ब्राइट्स रोग को यूरेमिया कहते हैं और यह शरीर में गुर्दे या किडनी को प्रभावित करता है। इस रोग में किडनी की जो है कार्य की गड़बड़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। 86 है, याद रखिएगा, न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो बताइए, न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक जो रोगग्रस्त हो जाते हैं वो मुख्यतः कहां पे कार्यरत होते हैं? तो सही जवाब है कोयला खनन उद्योग में, बी ऑप्शन। देखिए, न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में कार्यरत हैं। इसमें श्रमिकों के फेफड़े यानी लंग्स प्रभावित होते हैं तथा सांस लेने में इनको तकलीफ होती है। 87 है, गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण क्या है आपको बताना है। इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए, यदि किसी मनुष्य के रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी हो जाती है। ऐसे मनुष्यों की कुछ समय पश्चात क्या होता है, मृत्यु हो जाती है और शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। 88 है, मैड काउ रोग का कारक क्या है। मैड काउ रोग का कारक है प्रायोन्स, यानी डी ऑप्शन। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रायोन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। 89 है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण के लिए, तो इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए, तो कैंसर के नियंत्रण के लिए। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया या यूरिक अम्ल प्रधान रूप में जो है पाया जाता है वह है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है आपका गठिया यानी गाउट। गठिया में रोगी के गांठों में असहाय दर्द होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता है। यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक मात्रा में मतलब उच्च मात्रा में कह सकते हैं पाए जाने से होता है। तो याद रखिएगा, यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। 91 है, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा रोग जो है, इन 4 ऑप्शनों में जो रोग का नाम दिया गया है वह रोग कौन सा है जो वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वह है आपका मधुमेह, ए ऑप्शन। देखिए, प्रश्नगत रोगों में से पोलियो, काली खांसी, चेचक को तो वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मधुमेह के लिए वैक्सीनेशन नहीं होता। मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इस रोग में शर्करा की मात्रा रक्त और मूत्र में आ जाती है। इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। 92 है, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। कौन सा या निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रौढ़ों को मतलब होने वाला जो रोग है एक सामान्य रोग है। तो प्रौढ़ों का एक सामान्य जो रोग है, सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी पहला और तीसरा। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा प्रौढ़ों में होने वाला यह सामान्य रोग है। अग्नाशय की लंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, एडल्ट मैन में होता है। और 93 है, किस अंग की कुसंक्रिय के कारण मधुमेह रोग होता है। तो बताइए, किस अंग की कुसंक्रिया के कारण जो है होता है मधुमेह रोग हो जाता है, तो अग्नाशय। तो यानी जो मधुमेह है यह किसको मतलब कि प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को। 94 है, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, तो मेथी के बीज। याद रखिएगा, मेथी के बीज जो है मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मेथी एक आवृत बीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। यह स्तन तथा कोलन के कैंसर से बचाव में भी उपयोगी होता है, क्योंकि मेथी के पौधे का मुख्य उपयोग पाचन में सहायता से है। भारतवर्ष में मेथी के बीज को मेथी का दाना कहा जाता है, जो कि पुष्प में निषेचन के बाद बीजांड से निर्मित होता है। 95 है, ब्रिटिश अनुसंधानों के द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है, तो सही जवाब है मधुमेह के लिए, सी ऑप्शन।
ब्रिटिश अनुसंधानों के द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलरों का उत्पादन की क्षमता रखता है। यह मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी है। 96 है, मधुमेह के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो एफजी बेंटिंग ने। एफजी बेंटिंग का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग रिवीजन करते रहिए। 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक वेंटिंग तथा बेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार 1923 में दिया गया। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है। 97 है, सीयूटी का सौर सामान्य दुष्प्रभाव है, यानी कॉपर टी का सौर सामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। कॉपर टी का जो है सौर सामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है जब सीयूटी लगाया जाता है, ठीक है। और 98 है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक व्याधि, ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। बताइए वो कौन सा इससे प्रभावित मानव अंग है? वह आपका फेफड़े यानी फुफ्फुस, सी ऑप्शन। एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है, ध्यान रखिएगा, जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। 99 है, हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? इसका सही जवाब आपको देने हैं। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए इसका क्रम जो है आपको चुनकर बताना था, नीचे दिए कूटों से उत्तर का चयन करना था, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तंतु उत्तक से चकते और कोलेस्ट्रॉल, हृदय धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, इसके बाद वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना और रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। तो इस तरह से इसका क्रम है। हृदयाघात यानी हार्ट अटैक में जो तंतु उत्तक है, इससे चकते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है, मतलब कि ब्लड को थक्का जो है क्लॉटिंग पहुंच जाता है और उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ब्लड तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, तो बी इसके संदर्भ में सही नहीं है। एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकली जो है सक्रिय दवा है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक, ज्वर शामक तथा शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क आघात और रक्त यानी ब्लड के थक्के की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के लिए अंतर्गत जो है नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस्पिरिन का संबंध निश्चेतक से दिया गया है जो कि सही नहीं है। देखिए क्लोरोमाइसेटिन, इसका संबंध टाइफाइड नासी से है। क्रिस्टल वायलेट का संबंध पूर्तिरोधी से है। क्विनिन का संबंध मलेरिया रोधी से, जिसे क्विनोन भी कहते हैं। और एस्पिरिन का संबंध दर्द निवारक दवा से है। 102 नंबर है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट के लिए प्रयोग लाई जाती है, इसमें प्रयोग किया जाता है, वह होती है। तो कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट के लिए प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, बताइए। देखिए इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी, डी ऑप्शन यानी पांव से ली गई सिरा, अग्रहस्त ली गई धमनी या सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। तो या ये तीनों में से कोई भी जो है इसके लिए उपयोग में लाई जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा।
जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसके हृदय के धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह के लिए वैकल्पिक यानी बाईपास बना देते हैं। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। प्राय छाती के अंदर से मेमोरी धमनी यानी मेमोरी आर्टेरी तथा हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय के धमनी से जोड़ी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो आपको बताना है कैथ लैब अस्पताल के किस विभाग में होता है, तो कार्डियोलॉजी विभाग में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर है, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह कौन सा है? तो भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है आपका जीरोपैथेल्मिया यानी सी ऑप्शन। जीरोपैथेल्मिया नेत्र में विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है जिसमें नेत्र की कॉर्निया की कोशिकाएं सूखने लगती है और सल्की भवन हो जाता है। ठीक है, और दृष्टि क्षमता जो होता है प्रभावित हो जाती है। अतः इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है, मतलब कि अत्यावश्यक है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। याद रखिएगा, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 106 है, कलाय खंड अधिक मात्रा में खाने से होता है। कलाय खंड यानी खेसारी दाल जिसे कहते हैं, इसको भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाने से शरीर में कलाय खंड नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, खेसारी के दाल के कारण जो अत्यधिक उपभोग होने के कारण जो होता है खेसारी का दाल, इसका ज्यादा मात्रा में आप उपभोग कीजिएगा तो कलाय खंड जो होता है रोग होता है, इससे आप ग्रसित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी ब्लैंक कैप्सूल्स बने होते हैं किसके? तो मांडी के। औषधि वितरण में काम आने वाली ब्लैंक कैप्सूल्स हैं, ये मतलब स्टार्च यानी मांडी से निर्मित होते हैं जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो बताइए, अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है। यहां तक कैंसर पहले स्टेज का होता है, फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती है तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती है। यह कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने लगती हैं। यह कैंसर का तीसरा स्टेज है, इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में प्रमुख पादप रोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कहीं भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।